पिछली क्लास में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है ठोस अवस्था। चैप्टर फर्स्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था एकक कोष्टिका और उसके प्रकार के बारे में, जैसे हमने बीसीसी, एफसीसी और डीसीसी का जिक्र किया था, उनको पूरा डिस्क्राइब करके हम उसको समझा था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं संकुलन क्षमता, इसको दक्षता भी कहते हैं। जिसे कहते हैं ना कि कोई कितने काम में कितना दक्ष है, कितनी उसकी कैपेसिटी वो कहलाती है उसकी दक्षता या उसकी क्षमता। इसके बारे में आज हम लिखेंगे। तो लिखेंगे क्रिस्टल में परमाणु, क्या होता है क्रिस्टल में परमाणु? एक दूसरे के बहुत पास चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, इसलिए इन परमाणु के मध्य रिक्त स्थान कैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तथा परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। क्या लिखा हमने संकुलन क्षमता में? क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं और परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। या मैं ये कहूं इसको दूसरे शब्दों में कि क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा हुआ अंग संकुलन दक्षता कहलाता है। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश, परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। क्या लिखा हमने? क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता कहलाता है। क्लियर है? क्या मतलब इसका? जैसे कुल स्थान है 100 में से अगर परमाणु ने 40 घेर रखा है तो उसकी संकुलन दक्षता क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। कैसे? जैसे 100 है कुल स्थान है तो परमाणु सपोज इसमें 40 घेर रखा है तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी? केवल 40% हो जाएगी, क्योंकि 40 उसने घेर रखा है इसलिए उसको 40% कहेंगे। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए, तो केवल आपको ये 2 लाइन लिखनी है। ये 2 लाइन ही संकुलन दक्षता की डेफिनेशन है। 1 नंबर में केवल आपको इतना ही लिख के आना है। आगे फिर लिखो आप पैराग्राफ चेंज करके, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की, इसको मैं इरेज कर देता हूं, संरचना की, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन VOQ, ये मैंने लिखा VOCCU। क्या मतलब इसका? V फॉर वॉल्यूम, बोलते हैं आयतन को, OCCU मतलब घेरा हुआ, ऑक्यूपाइड को शॉर्ट में हिंदी में बोलते हैं घेरा हुआ, इसे मैंने लिखा VOQ। तो कोष्ठिका घेरा हुआ आयतन VOQ तथा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन
तथा एकक कोष्टिका का कुल आयतन एकक कोष्टिका का कुल आयतन V सेल है तो V सेल है तो सूत्र बनाने के लिए हमने लिखा एकक कोष्टिका का कुल आयतन, कुल मतलब टोटल, कोष्टिका इसलिए उसको सेल के रूप में लिखा V फॉर आयतन, V सेल है तो। फिर हम फॉर्मूला किस हिसाब से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम संकुलन दक्षता, ये केवल संकुलन दक्षता निकालने के लिए है फॉर्मूला। किसी की अगर आपको संकुलन दक्षता निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से हम संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, V OQ बटा V सेल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। संकुलन दक्षता बराबर V OQ बटा V सेल इंटू 100। रिपीट कर देते हैं, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु द्वारा कोष्टिका का घेरा हुआ आयतन हमने माना V ऑक्यूपाई तथा कुल आयतन माना हमने V सेल है तो संकुलन दक्षता बराबर V ऑक्यूपाई बटा V सेल इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं, लिख लीजिए ये। इसके बाद हम सरल घनी एकक कोष्टिका, काय केंद्रित और फलक केंद्रित तीनों के बारे में एक एक करके लिखेंगे। लिख लिया है सभी ने। अब हम आगे एक एक कोष्टिका को उठा करके उसकी संकुलन दक्षता का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सरल घनी एकक कोष्टिका के बारे में। फर्स्ट नंबर डाल के लिखे सरल घनी एकक कोष्टिका। इसकी संकुलन दक्षता हम सबसे पहले निकालेंगे। इसमें परमाणु द्वारा घिरा हुआ कुल स्थान कितना होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल स्थान कितना होता है, इसमें 52%। ये हम पहले पढ़ चुके बीसीजी में, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि सरल घनी एकक कोष्टिका में परमाणु द्वारा घिरा हुआ कुल स्थान कितना है, 52% है। और ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि किसी कुल एकक कोष्टिका में से परमाणु द्वारा जितना घिरा हुआ आयतन होता है वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो कितना परसेंट आ गया, 52% आ गया। तो नीचे हम लिख सकते हैं इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, 52% हो जाएगी। नीचे लिख सकते हैं हम संकुलन क्षमता कितनी होगी इसकी, 52%। किसकी, सरल घनी एकक कोष्टिका की। यानी कि जितना परमाणु द्वारा घिरा हुआ स्थान होता है वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। क्लियर है। सेकंड लिखेंगे काय केंद्रित घनी एकक कोष्टिका। सेकंड लिखेंगे काय केंद्रित घनी एकक कोष्टिका। काय केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका, इसमें परमाणु द्वारा घिरा हुआ कुल स्थान कितना होता है, 68%। ये पहले ही पढ़ चुके हैं। परमाणुओं द्वारा घिरा कुल स्थान, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 68% होता है। तो संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी, 68% आ जाएगी। नीचे लिख लेंगे हम संकुलन क्षमता बराबर 68%। संकुलन क्षमता आ जाएगी इसकी 68%। क्लियर है। तो काय केंद्रित की कितनी है संकुलन क्षमता, 68% आ गई है। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता अब हम निकालेंगे। इसमें परमाणु द्वारा घिरा कुल स्थान कितना होता है, 74% होता है। परमाणु द्वारा घिरा कुल स्थान कितना हुआ, 74% हुआ।
तो संकुलन क्षमता भी स्वाभाविक सी बात कितनी आ जाएगी, 74% आ जाएगी। संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी, 74% आ जाएगी। किसकी, एफसीसी की। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल एकक कोष्टिका में परमाणुओं ने 74% भाग घेर रखा है, इसलिए उसकी संकुलन क्षमता आ जाएगी 74%। क्लियर है, ये हमने तीनों पढ़ लिए हैं, इसको लिख लीजिए। अब आ गए हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष को हम पढ़ेंगे। भाई कोई सा भी क्रिस्टल या कोई सा भी ज्यादा कोष्टिका पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, उसमें कोई जरूर त्रुटि रह जाती है या त्रुटि हम कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष, हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिस्टलों में दोष होता क्या है या ये क्यों होता है, इसके बारे में हम डेफिनेशन लिखेंगे। लिखें, क्रिस्टलों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण, क्रिस्टलों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण, उनके अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण होता है, या अशुद्धि के कारण होता है। क्या लिखा हमने, क्रिस्टलों में दोष दो परिस्थितियों से होता है, या तो उसकी खुद की अव्यवस्था हो गई हो, पार्टिकल्स इधर उधर हो गए हो, या अशुद्धि के कारण, या उसमें कोई इंप्यूरिटी मिल गई हो, कोई अशुद्धि आकर के मिल गई हो उसमें, तो उसमें दोष उत्पन्न हो सकता है। अब क्रिस्टलों में दोष है तो इस दोष को हमें चार्ट के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आपको दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, इसको हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो क्रिस्टलों में दोष, इसको हम सबसे पहले आउटलाइन के माध्यम से देखेंगे। क्रिस्टलों में दोष सबसे पहले दो प्रकार का होता है। क्रिस्टलों में दोष कितने प्रकार का होता है, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। क्रिस्टलों में दोष को दो भाग में बांटा, एक बिंदु दोष और दूसरा रेखीय दोष। रेखीय दोष का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन बिंदु दोष को फिर डिवाइड करना है हमको दो पार्ट में, रस समीकरण वित्तीय और अरस समीकरण वित्तीय। बिंदु दोष को दो भागों में मैंने बांटा, एक तो है रस समीकरण वित्तीय दोष और दूसरा है अरस समीकरण वित्तीय, अरस समीकरण वित्तीय दोष। ठीक है, दो भाग में बांटा, रस समीकरण वित्तीय और अरस समीकरण वित्तीय। अब हम रस समीकरण को चार भागों में बांटेंगे। रस समीकरण वित्तीय को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 और 4। चारों के नाम लिखे, सबसे पहले लिखता हूं शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष, फिर लिखता हूं फ्रैंकल दोष। दोष की जगह हम त्रुटि शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शॉर्टकी त्रुटि या फ्रैंकल त्रुटि भी हम इसको बोल सकते हैं, या दोष भी लिख सकते हैं हम इसको। तीसरा लिखा मैंने रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, और चौथा लिखा मैंने अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी या अंतराकाशीय दोष। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। ये हमने बनाया रस समीकरण के बारे में, चार प्रकार का हो गया, शॉर्टकी त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, रिक्तिका त्रुटि और अंतराकाशी त्रुटि। अब बात करेंगे अरस समीकरण वित्तीय की। अरस समीकरण वित्तीय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? दो प्रकार का होता है। कौन सा? पहला धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, या दूसरा धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। अरस समीकरण वित्तीय दोष कितने प्रकार का है?
दो प्रकार का, एक तो धातु अधिकता, धातु अधिक की, और दूसरा धातु न्यूनता दोष। क्लियर है? पूरे चार्ट को बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।